हेलो, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है कॉमर्स कुरुक्षेत्र में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी क्लास 12 का पहला चैप्टर। ठीक है, क्लास 12 में जो साझेदारी है ना, अकाउंट में जो साझेदारी है पहला अध्याय, उसका हम पहला चैप्टर जो है पहले अध्याय का वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसमें समझने वाले हैं कि साझेदारी व्यवसाय क्या होता है, साझेदारी की परिभाषा क्या होती है, साझेदारी की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है, साझेदारी के उद्देश्य क्या होते हैं। ये चीजें हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, मैंने लिखा भी है क्लास फर्स्ट है आज ये साझेदारी की। अब देखते हैं इसमें 2 क्लास बनती हैं या 3 क्लास बनती हैं, 4 क्लास बनती हैं, क्योंकि साझेदारी जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो उसमें देखते हैं कितनी क्लासें बनती हैं, उस हिसाब से क्लास फर्स्ट है आज हमारी ये साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। तो साझेदारी की सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि साझेदारी होती क्या है। ठीक है, साझेदारी मतलब इसको अपन दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं बांटना। ठीक है, साझा करना, साझा करना, शेयर करना। ठीक है, ये चीज होता है साझेदारी का मतलब ये होता है। वैसे अगर अपन समझे तो अपन जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो 2-3 प्रकार की आपको मैं डेफिनेशन बताऊंगा, उसके आधार पर आपको समझ में आ जाएगा कि साझेदारी होती क्या है। तो फिलहाल ये है, साझेदारी का मतलब बांटना होता है। मतलब मान लीजिए कोई वस्तु है या कोई बिजनेस है, अगर उस बिजनेस को एक या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं और उसमें होने वाला जो मतलब लाभ है या हानि है या जो प्रॉफिट है उसको आपस में बांट रहे हैं, तो समझ लेना वही साझेदारी है। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं सबसे पहले। अब होता क्या है दोस्तों कि भारत जो हमारा इंडिया है, इंडिया में साझेदारी जो व्यवसाय है वो किस आधार पर होता है, किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, वो चीज समझ लेते हैं हम। तो भारत में साझेदारी व्यवसाय का साझेदारी व्यवसाय का भारत में साझेदारी व्यवसाय का संचालन भारत में साझेदारी व्यवसाय का संचालन भारतीय साझेदारी अधिनियम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 यानी कि भारतीय साझेदारी अधिनियम यानी कि जो एक्ट है वो 1932 है। 1932 के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा भारत है उसमें क्या होता है, देखिए अन्य देशों का ना हमें नहीं पता, पर जो हमारे इंडिया में जो साझेदारी व्यवसाय होता है वो किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, वो चीज सबसे पहले समझ लेना जरूरी है। उसके बाद ना हम साझेदारी की परिभाषा पढ़ते हैं, विशेषताएं पढ़ते हैं, उद्देश्य पढ़ते हैं, ये चीजें आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्या है दोस्तों, जितने भी व्यवसाय हैं इंडिया में, तो उसमें क्या होता है, जब व्यक्ति साझेदारी व्यवसाय करता है तो उस व्यवसाय का प्रॉपर रूप से रजिस्ट्रेशन किया जाता है ना, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। उसके आधार पर जिसको हम लीगल चीज कहते हैं। अनलीगल में तो बहुत सारे बिजनेस है। हमने मान लीजिए दुकान खोल ली, अब कोई दुकान का कागज हमारे पास है नहीं, हमने शॉप का पंजीयन करवाया नहीं है,
सबका रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं है ना, उसका क्या बोलते हैं आपका, उसका वो क्या बोलते हैं उद्यम आधार बनवाया नहीं है, तो ये क्या है, इलीगल हो जाता है। पर लीगल व्यवसाय क्या होता है कि भारत में साझेदारी व्यवसाय का जो संचालन होता है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा संचालित किया जाता है। सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि भारत में जितने भी साझेदारी व्यवसाय हैं वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा संचालित किया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको साफ कर सकता हूं। अब हम क्या पढ़ते हैं, साझेदारी की परिभाषा। साझेदारी की क्या, साझेदारी, साझेदारी मतलब होता है पार्टनरशिप। ओके, साझेदारी का मतलब होता है इंग्लिश में पार्टनरशिप। साझेदारी की परिभाषा, परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, इंग्लिश की बात करें तो डेफिनेशन हो जाता है। भारतीय साझेदारी की परिभाषा यानी कि भारतीय साझेदारी की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम भारतीय साझेदारी की परिभाषा क्या होती है, जब जब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक, मतलब दो व्यक्ति या उससे अधिक, ठीक है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, व्यक्ति बोले तो वयस्क व्यक्ति होने चाहिए, अवयस्क नहीं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, जिसकी उम्र क्या हो, 18 वर्ष से अधिक हो। ठीक है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समझौते, किसी समझौते के अनुसार, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, मतलब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति किसी समझौते के अनुसार, मतलब उनके बीच आपस में कोई समझौता हुआ है, ठीक है, किसी समझौते के अनुसार वैधानिक, वैधानिक जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, शॉप रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारी चीजें, वैधानिक, वैधानिक मतलब लीगल, वैधानिक रूप से, ठीक है, वैधानिक रूप से, वैधानिक रूप से किसी व्यापार का, किसी व्यापार का, वैधानिक रूप से किसी व्यापार का संचालन करते हैं, मतलब किसी व्यापार को चलाते हैं, ठीक है, और उसमें या उससे होने वाले, उससे होने वाले लाभ या हानि को, लाभ या हानि को आपस में, लाभ या हानि को आपस में बांटने के लिए, लाभ या हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत, यानी दो सभी की आपसी सहमति, सहमत होते हैं,
सहमत होते हैं तो इस प्रकार के व्यवसाय को या तो इसे क्या कहते हैं, साझेदारी। तो इसे साझेदारी कहते हैं। साझेदारी की परिभाषा को कई प्रकार से लिखा जा सकता है और कई प्रकार से समझा भी जा सकता है। देखिए आगे मैं आप इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं इसको आपको विस्तार से समझाता हूँ। नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ ये चीज, साझेदारी की परिभाषा। ओके, देखिए अब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, मतलब दो व्यक्ति या उनसे अधिक व्यक्ति, मतलब कम से कम दो व्यक्ति तो होना ही चाहिए, तभी साझेदारी व्यवसाय होगा, अन्यथा साझेदारी व्यवसाय नहीं होगा। अगर कोई अकेला व्यक्ति किसी काम को कर रहा है तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगा, वो एकल व्यवसाय कहलाएगा। ठीक है, तो साझेदारी की बात जब आती है जब कम से कम दो व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति, ओके, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी काम को, मान लीजिए हमने कोई काम करना है, हमें कोई दुकान डालनी है या कोई फैक्ट्री डालनी है, तो उसमें कम से कम दो लोग होना चाहिए और मैक्सिमम दो से अधिक। मैक्सिमम मतलब कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो होना चाहिए। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय को करने के लिए, ये लिखा हुआ है ना, किसी व्यवसाय को करने के लिए किसी समझौते के अनुसार, ठीक है, व्यवसाय को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। व्यवसाय को करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और जब वो काम करते हैं, उस व्यवसाय का संचालन करते हैं, और जब क्या होता है उससे होने वाला लाभ, चाहे लाभ हो व्यवसाय में चाहे हानि हो, उससे होने वाले लाभ अथवा हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। मतलब एक दूसरे की क्या होती है, सहमति होती है। तब इस प्रकार के व्यवसाय को हम क्या कहते हैं, साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, ऐसी आपकी डेफिनेशन है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समझौते के अनुसार वैधानिक रूप से किसी व्यापार का संचालन करते हैं और उससे होने वाले लाभ अथवा हानि को आपस में बांटने के लिए क्या होते हैं, सहमत होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, साझेदारी कहा जाता है। ठीक है, एक और परिभाषा आपको मैं लिख देता हूं, थोड़ा और आसान हो जाएगा आपके लिए। अभी ये जो 12th क्लास का जब पेपर होता है ना अपना, तो 12th क्लास में ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है आपसे, 2 नंबर में पूछा जाता है। कुछ इससे ऑब्जेक्टिव टाइप भी बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लगभग लास्ट में ही बताऊंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको जो ओटी है वो सारी बताऊंगा। अभी आप फिलहाल इसको समझिए। साझेदारी व्यवसाय का जन्म परस्पर अनुबंध से होता है, जो लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। अब दूसरी परिभाषा देख लिया, देखिए साझेदारी व्यवसाय का जो जन्म है, साझेदारी व्यवसाय का जन्म पारस्परिक साझेदारी व्यवसाय का जन्म पारस्परिक अनुबंध पारस्परिक अनुबंध से होता है। पारस्परिक अनुबंध से होता है। ठीक है, जो क्या होता है, जो हमारा क्या हो सकता है, लिखित या मौखिक होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत, कोई व्यक्ति साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत साझेदारी व्यवसाय की स्थापना करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई दो मित्र हैं,
मोहन मोहन और यानी राम और श्याम, मान लीजिए कोई राम और श्याम दो दो मित्र हैं, उन्होंने पढ़ाई की है बढ़िया तरीके से, बीकॉम किया हुआ है। उसके बाद उनका विचार आया कि हमें कोई सा व्यवसाय संपन्न करना है। दोनों लोगों ने आपस में निर्णय किया कि हम यार व्यवसाय शुरू करते हैं, कोई सा भी व्यवसाय शुरू करते हैं, वो उनका आपसी मैटर है। अब जब वो दोनों आपस में व्यवसाय शुरू करने के सोचते हैं और वो तैयार हो जाते हैं करने के लिए, तो उन दोनों के बीच क्या होता है, एक अनुबंध होता है। अनुबंध मतलब इसको अपन, अनुबंध में क्या होता है, अनुबंध में हमारा उसमें लिखा जाता है कि भैया कौन कितनी पूंजी लाएगा, ठीक है, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, या किसी को कोई सैलरी मिलेगी इस व्यवसाय में या नहीं मिलेगी। तो वो सारी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जितने भी नियम हैं, सारे अनुबंध में लिखे जाते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज हो जाती है कि अगर उन दोनों के बीच कोई अनुबंध होता है तो उसके आधार पर साझेदारी व्यवसाय का संचालन किया जाता है। और अनुबंध नहीं होता है, उन दोनों ने आपस में ही निर्णय कर लिया कि ऐसा करते हैं यार, 5 लाख रुपए तू लगा, 5 लाख रुपए मैं लगाता हूँ, दोनों मिलकर काम करते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में बांट लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको क्या कहते हैं, मौखिक समझौता। दोनों ने आपस में समझौता कर लिया तो वो मौखिक समझौता हो गया। पर कोई लिखित स्टाम्प पे कोई अनुबंध होता है, कोई एग्रीमेंट होता है उनके बीच में, तो उसको हम अनुबंध कहते हैं, ठीक है। तो साझेदारी व्यवसाय का जो जन्म होता है पारस्परिक अनुबंध से होता है, या फिर लिखित या मौखिक भी हो सकता है, ठीक है। वो जो साझेदारी व्यवसाय को स्थापित कर रहे हैं उन व्यक्तियों के आपस का मैटर होता है वो, ठीक है। आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर एक डेफिनेशन और बताता हूं मैं आपको आसान सी। देखिए एक डेफिनेशन और है, ये हमारी भारतीय साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार है, ठीक है। ये जो हमारी डेफिनेशन है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार है। अब 4 के अनुसार है क्या, ये चीज समझ लो आप। क्या है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, साझेदारी उन व्यक्तियों के साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध हैं, उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध हैं, साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध हैं जो उन सब की ओर से या किसी एक व्यक्ति के द्वारा, उन सबकी ओर से या फिर किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित व्यापार का
लाभ, संचालित व्यापार का लाभ आपस में क्या करते हैं, बांटने के लिए सहमत होते हैं। सहमत मतलब कोष्टक में लिख देता हूं, तैयार होते हैं, तो इसे साझेदारी व्यवसाय कहा जाता है। ओके, अब देखिए ये परिभाषा कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अगर आप इस परिभाषा को लिख देते हैं ना अपने पेपर में, तो इसमें फुल में से फुल नंबर मिलेंगे आपको, इसमें से एक भी नंबर कटने वाला नहीं है आपका। देखिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा किसके 4 के अनुसार, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध हैं, किन व्यक्तियों के, उन व्यक्तियों के जो उन सब की ओर से, मतलब मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं तो पांचों को उन कहा गया है, इसमें उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध है जो उन सब की ओर से, या मतलब उन सब की ओर से मतलब वो सभी व्यक्ति, या फिर उन सब की ओर से सहमत किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित व्यापार का लाभ, मतलब है तो उसमें 5 व्यक्ति, लेकिन उस व्यापार का संचालन सिर्फ एक व्यक्ति कर रहा है, बाकी सभी की भूमिका होती है, कोई पूंजी लाता है, कोई दिमाग लगाता है, बहुत सारी चीजें होती है व्यवसाय में, पर उसका संचालन कौन कर रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति कर रहा है। संचालित व्यापार का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, मतलब जो व्यक्ति उसका संचालन कर रहा है और उसमें जो होने वाला लाभ है वो बांटने के लिए सहमत होते हैं, तो इस प्रकार के व्यवसाय को साझेदारी व्यवसाय कहा जाता है। ठीक है, एक बार और बता देता हूं मैं आपको, साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो उन सबकी ओर से या फिर किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित व्यापार का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, तो इस प्रकार के व्यापार को हम क्या कहते हैं, साझेदारी व्यापार कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए फिलहाल। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूं साझेदारी की विशेषताएं। ठीक है, साझेदारी की विशेषताएं, बड़ी इंपॉर्टेंट है साझेदारी की विशेषताएं। ये जो साझेदारी की विशेषताएं हैं वो हमें कम से कम 2 नंबर और मैक्सिमम 6 नंबर तक पूछी जाती हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर में पूछ लिया जाएगा कि साझेदारों की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। 3 नंबर में पूछा जाएगा तो बोलेंगे साझेदारी की किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए। इस प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताएं। ओके, अब साझेदारी की विशेषताएं हैं कौन कौन सी ये समझ लेते हैं। नंबर 1 हमारा क्या है, साझेदारी की विशेषता नंबर 1, नंबर 1 है हमारा दो या दो से अधिक, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना। 2 या 2 से अधिक क्या, व्यक्ति, मतलब साझेदारी व्यवसाय में या तो 2 व्यक्ति होंगे या 2 से अधिक होंगे। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना, इसकी पहली विशेषता यही है कि कम से कम साझेदारी में 2 व्यक्ति होना चाहिए या 2 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, नंबर दूसरा है पारस्परिक समझौता। सेकंड नंबर आता है हमारा पारस्परिक। देखिए मैंने डेफिनेशन में बताया था ना आपको समझौता और अनुबंध के बारे में, यही इसकी दूसरी विशेषता है, पारस्परिक समझौता
या फिर क्या, अनुबंध। या तो उनका आपसी समझौता होना चाहिए या फिर लिखित अनुबंध होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं। ओके। नंबर तीसरा है हमारा, नंबर तीसरा है वैधानिक व्यवसाय। वैधानिक व्यवसाय, नंबर 3 वैधानिक व्यवसाय। और नंबर 4 में यहीं पर लिख रहा हूं क्योंकि छोटा सा है। नंबर 4 लाभ हानि का विभाजन। लाभ हानि का, नंबर 4 आपका लाभ हानि का विभाजन। और नंबर 5 हमारा क्या है, नंबर 5 है व्यवसाय का संचालन। व्यवसाय का संचालन, नंबर 5 हमारा व्यवसाय का संचालन। और नंबर 6 यहीं पर आ जाएगा, नंबर 6 आ जाएगा हमारा प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट। प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट। अब इसकी लगभग हमारी 11 विशेषताएं हैं। तो पहले आप ये 6 विशेषताएं नोट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं तो आएगा नहीं। इसमें हमारी 2 और आ जाएंगी अभी। नंबर 7 है हमारी असीमित उत्तरदायित्व। असीमित उत्तरदायित्व। नंबर 7 असीमित उत्तरदायित्व। और नंबर 8 है हमारा यहाँ पर अंश हस्तांतरण का प्रतिबंध। अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध। ओके। अब आप ये नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको ये समझाता हूं। ओके। तो देखिए, हमारी पहली विशेषता है साझेदारी की, कि कम से कम 2 व्यक्तियों का होना। तो इसमें क्या होता है, साझेदारी व्यवसाय में जब हम साझेदारी व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो क्या होता है, इसमें कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अति आवश्यक होता है। अगर 2 व्यक्ति नहीं होते हैं तो साझेदारी का व्यवसाय का मतलब स्टार्ट हो नहीं पाएगा। तो कम से कम 2 व्यक्तियों का होना। इसमें हम आगे थोड़ा सा डैश लगा के ये लिख सकते हैं कि साझेदारी व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है, तभी वो साझेदारी व्यवसाय कहलाएगा, अन्यथा नहीं। ओके। नंबर 2 पारस्परिक समझौता या अनुबंध। साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदारों के मध्य, जितने भी उसमें साझेदार हैं, चाहे 2 हो या 10 हो या 20 हो, साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदारों के मध्य आपस में समझौता होना या आपस में अनुबंध होना बहुत अति आवश्यक होता है, क्योंकि बिना समझौते के या बिना अनुबंध के साझेदारी व्यवसाय का संचालन किया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ऐसे कोई काम करेंगे ना, तो हो सकता है साझेदारों में आपस में विवाद हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो फिर वो पुलिस केस बन जाता है, काफी सारी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए अगर उनका आपस में कोई अनुबंध है कि भैया, अगर मान लीजिए 5 साझेदार हैं, कोई 10,000 पूंजी लेके आता है, कोई 20,000 पूंजी लेके आता है, और उन्होंने कोई अनुबंध नहीं किया, तो वो 20,000 वाला कहेगा कि भाई मुझे तो ज्यादा चाहिए, क्या लाभ में हिस्सा ज्यादा चाहिए मुझे, क्योंकि मेरी पूंजी ज्यादा थी। तो वो चीजें क्या है, अनुबंध में लिखित में हो जाती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती व्यवसाय करने में, और आसानी से व्यवसाय लंबे समय तक चलता रहता है। तो इसमें अनुबंध का होना या फिर उन सभी के मध्य आपस में एक समझौता हो जाता है। जैसे मैंने बताया आपको, मान लीजिए 5 साझेदार हैं, पांचों साझेदारों ने 1-1 लाख रुपए लगाए, ठीक है,
और बोल दिया आपस में ही कि चलो 1-1 लाख रुपए सभी लगाते हैं और इसमें जो भी प्रॉफिट होएगा सब लोग आपस में बांट लेंगे, या हानि होएगी उसको भी आपस में बांट लेंगे। तो यहाँ पे कोई झगड़े की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, उनका व्यवसाय में जो भी लाभ हानि होगा आपस में बांट लिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नंबर 3, वैधानिक व्यवसाय। साझेदारी व्यवसाय मैक्सिमम रूप से वैधानिक होना चाहिए, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तभी वो व्यवसाय क्या है, लीगल माना जाएगा, अन्यथा अनलीगल माना जाएगा। उसके बाद है हमारा लाभ हानि का विभाजन। अब जितने भी साझेदार हैं उन साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा, या तो ये लिखित अनुबंध में लिखा हुआ होना चाहिए, अन्यथा उन्होंने जो आपस में समझौता किया हुआ है उसमें भी उसके अनुसार भी हो सकता है। तो ये चीजें हो सकती हैं। उसके बाद व्यवसाय का संचालन। अब मान लीजिए किसी व्यवसाय में 5 साझेदार हैं, अब 500 साझेदार तो व्यवसाय का संचालन कर ही नहीं सकते ना। जैसे मान लीजिए हमारे घर में 6 सदस्य हैं या 7 सदस्य हैं, हमारे घर में 7 मेंबर हैं, तो सभी घर के मुखिया तो हो नहीं सकते ना, कोई एक हो सकता है, और वो मैक्सिमम हमारे पिताजी या हमारे बुजुर्ग दादाजी वो होते हैं, या फिर दादाजी नहीं है पिताजी नहीं है तो घर का बड़ा भाई, मतलब जो उस घर को आसानी से चला सके सभी स्थितियों में, तो उस व्यक्ति को घर की बागडोर सौंपी जाती है। इसी प्रकार जितने भी साझेदार हैं उनमें से आपस में निर्णय लिया जाता है कि भाई कौन व्यक्ति इसका संचालन सही रूप से कर सकता है, तो उस व्यक्ति को क्या है, संचालन करने के लिए मौका दिया जाता है, या उसको सभी साझेदारों की सहमति मिलती है, तब वो व्यवसाय का संचालन करता है। ठीक है, प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट। हाँ, साझेदारी फर्म जो है ना, उसमें जितने भी साझेदार हैं वो सभी फर्म के एजेंट होते हैं, सभी को अधिकार होते हैं, मतलब फर्म की जो भी गतिविधियां हैं उनमें सभी को अधिकार होता है हस्तक्षेप करने का। ठीक है, उसके बाद असीमित उत्तरदायित्व। सभी साझेदारों के जो उत्तरदायित्व हैं मतलब वो भी असीमित होते हैं। उसके बाद अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध, मतलब कि जो साझेदारी व्यवसाय है उनके अंशों का हस्तांतरण करने के लिए सभी साझेदारों का क्या है, प्रतिबंध रहेगा, वो अंशों को नहीं खरीद सकते। ठीक है, टोटल मिला के ये है। अब ये आप अगर नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो आप नोट कर लीजिए। 2 सेकंड का और समय देता हूं मैं आपको, उसके बाद ना मैं इसकी आगे वाली जो विशेषताएं हैं 3 और रह गई हैं अभी, उनको बताता हूं। देखिए 8 तक हो गई है, 9वीं विशेषता में करना है। नंबर 9 क्या है हमारा इसमें, नंबर 9, नंबर 10 और नंबर 11, यानी 3 रह गई हैं हमारी ये। तो इसकी 9 नंबर की विशेषता क्या है, 9 नंबर है परम सद्विश्वास। परम सद्विश्वास, परम सद्विश्वास। नंबर 10 है हमारा इसमें पूंजी में अंशदान। पूंजी में अंशदान। और नंबर 11 है हमारा फर्म का पंजीयन। फर्म का पंजीयन। ठीक है, तो 8 विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। 9वीं विशेषता है परम सद्विश्वास, पूंजी में अंशदान और फर्म का पंजीयन। अब परम सद्विश्वास का यहाँ पे ये मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी फर्म के व्यवसाय को करने के लिए सहमत हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होना चाहिए, आपस में विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए उनमें आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं होगा तो आगे कैसे काम करेंगे। किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए कोई काम सौंपा गया है, अगर आप उन पर भरोसा नहीं करोगे, उस पर भरोसा नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। मान लीजिए हमने किसी साझेदार से कहा कि भाई वहां से आपको 1 लाख रुपए का माल लेकर के आना है किसी पार्टी से। अब मान लीजिए वो 1 लाख रुपए का माल लेकर के भी आ गया, फिर भी हम कह रहे हैं नहीं भैया यार आप तो 90,000 का माल लेके आए हो या 1 लाख का माल 80,000 का माल लेके आए हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या है, भरोसा होना बहुत जरूरी है, तभी व्यवसाय आगे तक संचालित होता है और
बहुत लंबे समय तक चल पाता है। अब पूंजी में अंशदान, सभी साझेदारों को व्यवसाय की पूंजी में अंशदान करने का पूरा अधिकार होता है कि भैया कौन सा व्यक्ति, कौन सा साझेदार कितना उसमें पूंजी लगाना चाहता है, तो उसको फ्रीडम होता है इस चीज का कि भाई वो लगा सकता है। ठीक है। उसके बाद फर्म का पंजीयन, जब हम साझेदारी फर्म का संचालन कर रहे हैं ना, तो उस फर्म का पंजीयन होना अति आवश्यक होता है। तभी उस फर्म को क्या है, तभी उस फर्म को या उस साझेदारी व्यवसाय को लीगल माना जाता है। अन्यथा क्या होता है, वो व्यवसाय अनलीगल हो जाता है। तो फिर अनलीगल होने की स्थिति में बहुत सारी कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं, छापे पड़ते हैं, तमाम चीज़ें आती हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि फर्म का पंजीयन करवाना अति आवश्यक है। ठीक है। ठीक है साथियों, तो आज मैंने आपको बताया साझेदारी फर्म की जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से बताई है। उसके बाद साझेदारी फर्म की विशेषताएं बताई है। अगली क्लास में हम आगे और पढ़ने वाले हैं। इसमें सेकंड क्लास में मैं आपको आज ही बता दूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें, साझेदारी संलेख की क्या बातें होती हैं। उसके बाद आगे जो चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। साझेदारी में भाग लेने वाले साझेदारों के अधिकार वगैरह, ये चीजें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, ताकि उन्हें भी इस चीज़ को पढ़ने का मौका मिले। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पढ़ाऊंगा। क्लास 11th का और क्लास 12th का जो अकाउंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। पूरा सिलेबस कराऊंगा आपका मैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये चैनल आपको फ्री में पढ़ाएगा पूरे 1 साल। 11th और 12th की पूरी फ्री में तैयारी कराएगा आपको। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर को अटेंड करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।